Yes. Yesterday we have started chapter number 14, trade receivables and trade payables. इस चैप्टर को कल मैंने स्टार्ट किया था और इस चैप्टर के अंदर कल मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल दो टॉपिक्स मैंने समझाए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस जिसके अंदर हम मेंशन करते हैं डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं, और अगर आपने गुड्स क्रेडिट में सेल करा है तो वो डेबिट में आएगा, सेल्स रिटर्न हुआ तो क्रेडिट में आएगा। कैश अगर आपने रिसीव करा तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, अगर रिफंड करते हैं तो डेबिट साइड में। डेटर्स को आपने अगर डिस्काउंट अलाउ करा तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, उनसे बीआर आता है तो वो आ जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री अगर होती है तो पेबल्स अकाउंट आ जाएगा, और इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वो हमारा डेबिट साइड में आएगा। फिर उसके बाद में हमने ट्रेड पेबल अकाउंट का बनाना सीखा था। ओपनिंग बैलेंस अगर दे रखा है तो क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है। अगर आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज अगर किया है तो हम उसको क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, और अगर परचेज रिटर्न होता है तो डेबिट साइड में आता है। क्रेडिटर्स को अगर आपने पेमेंट करा है तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, अगर उनसे रिफंड होता है तो हमने पेमेंट करा है क्रेडिटर्स को तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर पेमेंट ज्यादा पेमेंट कर दिया तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव होता है तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और अगर क्रेडिटर्स ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट अगर चार्ज किया है तो उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसी के बाद में फिर हमने पढ़ा था नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड। अगर कॉन्ट्रा एंट्री अगर हमारी होगी तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट साइड में और इधर डेबिट साइड में। ये दो अकाउंट मैंने कल डिस्कस किए थे। और फिर उसके बाद में मैंने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था डिस्काउंट से रिलेटेड। भाई जब आप अगर गुड्स क्रेडिट में अगर सेल करते हैं तो जिस पर्सन को आप गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं उसको हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्या करती हैं, डिस्काउंट्स देती हैं। डिस्काउंट टू टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट बोलते हैं, सेटलमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो सभी कस्टमर्स को दिया जाता है, क्यों देते हैं हम उसको, स्टॉक क्लियरेंस पर्पस के लिए। इसको हम सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको डायरेक्टली हम बुक्स में से माइनस कर दिया जाता है। कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट, दिस डिस्काउंट गिवन टू द कस्टमर्स टू गिव कैश पेमेंट अर्लियर, हम कैश पेमेंट को जल्दी रिसीव करने के लिए दिया जाता है। हमारी अलग अलग हमने सिचुएशंस पढ़ा था। व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब आप गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं, देयर वाज एन ऑप्शन ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 10%, बाई 10% सेटलमेंट डिस्काउंट देंगे इफ पेमेंट मेड विद इन 7 डेज। इसके अंदर हमने 4 केसेस पढ़े थे। फर्स्ट केस था इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट कस्टमर विल टेक बेनिफिट ऑफ द डिस्काउंट, अगर ये एक्सपेक्टेड था तो कि कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट लेगा, एंड कस्टमर पेड अमाउंट विद इन 7 डेज, और उसने बेनिफिट ले भी लिया। तो जब हम सेल करेंगे तो एंट्री करेंगे डेबिट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में, मेरी गुड्स की सेल प्राइस है 5 लाख, 10% डिस्काउंट है, तो डेबिट ट्रेड रिसीवेबल और क्रेडिट सेल्स अकाउंट 450। 450 कैसे आया, 5 लाख में से 10% 50,000 माइनस कर देंगे, और जब अमाउंट रिसीव होगा तो वही डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट 4,50,000। सेकंड केस हमने पढ़ा था बेटा इसी के अंदर, जब अगर हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर हमारा एक्सपेक्टेशन था दैट कस्टमर विल टेक बेनिफिट ऑफ द डिस्काउंट बट ही हैज नॉट मेक पेमेंट विद इन 7 डेज, लेकिन अगर उन्होंने 7 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, हमें एक्सपेक्टेड था तो कि वो बेनिफिट ले लेगा बट उन्होंने बेनिफिट नहीं लिया। तो अगर बेनिफिट नहीं लिया है तो फिर हमने जब गुड सेल करा था तब एंट्री करा था डेबिट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट और क्रेडिट सेल्स अकाउंट, और अगर उन्होंने बेनिफिट नहीं लिया है तो हम सेल्स को बढ़ा देंगे, तो डेबिट बैंक अकाउंट, क्रेडिट रिसीवेबल्स अकाउंट और क्रेडिट सेल्स अकाउंट। थर्ड केस हमने पढ़ा था इफ देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन, अगर वहां पर एक्सपेक्टेशन है दैट कस्टमर विल नॉट टेक बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट, अगर कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं लेगा और कस्टमर ने पेमेंट करा भी नहीं 7 डेज के अंदर, तो जब हम गुड सेल करने की एंट्री करेंगे तो डेबिट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट और क्रेडिट सेल्स अकाउंट 5 लाख, और वही रिसीविंग डेट पर हमारी एंट्री हो जाएगी डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। एंड फोर्थ केस था इफ देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन दैट कस्टमर विल नॉट टेक बेनिफिट्स ऑफ द डिस्काउंट, अगर हमें एक्सपेक्टेशन है तो कि कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं लेगा, बट कस्टमर ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया और उसने डिस्काउंट का बेनिफिट ले लिया। तो हमने जब गुड सेल करा था तो एंट्री करी थी डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट और क्रेडिट सेल्स अकाउंट, लेकिन उन्होंने डिस्काउंट का बेनिफिट ले लिया तो फिर हम उसको क्या कर देंगे, सेल्स का 50,000 से रिवर्स कर देंगे।
तो डेबिट बैंक अकाउंट 450, डेबिट सेल्स अकाउंट और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट 5 लाख। मुझे बताइए यहाँ तक के पॉइंट में किसी को भी डाउट है क्या बेटा? नो सर। नहीं। चलिए तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या दिया है हमारा? क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक आर लाइकली टू रिक्वायर यू टू रिकॉर्ड आइटम्स रिलेटिंग टू द रिसीवेबल्स एंड पेबल्स इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आपसे इस चैप्टर में से रिसीवेबल्स और पेबल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इंक्लूडिंग आइटम्स सच एज सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कॉन्ट्रा एंट्री, डिस्काउंट, उसका क्या एंट्री होता है, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है। कोई भी एक फिगर को मिसिंग कर देंगे तो उसको फाइंड आउट करना। यू मे ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू रिकंसाइल बैलेंसेस, या फिर आपको बैलेंसेस रिकंसाइल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। चलिए अब बनाते हैं। इसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक दिया है, ये इसको हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन द चैप्टर नंबर 4 and 5 वी saw how a business transactions are posted to the general ledger using। सर हाँ बोले। सर लाइक जैसे कि अपन ने अभी ये 4 केसेस पढ़े, तो ऐसे में लाइक अगर मैंने परचेज करा है, तो मैं हम्म। परचेज में 600, लाइक मैंने 600 का गुड्स जो है वो परचेज करा और सेटलमेंट डिस्काउंट मुझे 50 रुपीज का मिल गया उसमें। हम्म। तो उसमें बुक्स में उसमें परचेज 600 की ही शो करूंगी, और जो हाँ 50 है उसको फिर सेटलमेंट डिस्काउंट में शो करना पड़ेगा ऐसा। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है सर। तो जनरल लेजर के अंदर बेसिकली हमारी 3 लेजर्स आती हैं। जब आप अगर गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं, सेल्स, बैंक और ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर क्या होता है, जो अभी यार मैंने बताया, शोज द टोटल अमाउंट ओड बाय ऑल कस्टमर्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या करता है, ओवरऑल कस्टमर से मिलाकर के मुझे कितना अमाउंट लेना है वो चीज मेरा ट्रेड रिसीवेबल शो करता है। However, in order to chase overdue debts, a business must know how much each customer owes them। लेकिन अगर मुझे हर कस्टमर का भी पता होना चाहिए, ओवरऑल तो मुझे पता है भाई तो कि आपसे 2 लाख रुपए लेने हैं सबके मिला करके, बट इंडिविजुअल किससे कितना कितना लेना है, ए से कितना लेना है, बी से कितना लेना है, सी से कितना लेना है, वो भी हमें पता होना चाहिए। The trade receivable account in the general ledger does not readily provide this information। जो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट होता है वो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है। Therefore, an individual customer account is maintained for each credit customer, showing invoices raised, cash received, credit not raised, discount, contra entries। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर तो हमारा ओवरऑल पता चलता है, फिर हम इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट भी बनाते हैं, हर कस्टमर से मुझे कितना पैसा लेना है देना है वो चीज हमें पता चल सके। इंपॉर्टेंटली, a total of amount owed to the business by each individual credit customer is also shown in the customer account। हर कस्टमर से कितना पैसा लेना है देना है वो चीज हमारा कस्टमर अकाउंट से रिलेटेड होता है, और उस कस्टमर अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, रिसीवेबल लेजर। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया बेटा सभी को? यहाँ तक की बात हो गई सर। फिर आगे चले हम टर्मिनोलॉजी। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट ओड बाय ऑल क्रेडिट कस्टमर। टोटल जनरल लेजर के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब टोटल मुझे कितना अमाउंट लेना है कस्टमर से, और ट्रेड पेबल का मतलब टोटल ओव्ड टू ऑल क्रेडिट सप्लायर्स। सप्लायर्स को मुझे टोटल कितना अमाउंट पे करना है। और रिसीवेबल लेजर और पेबल लेजर का मतलब, रिसीवेबल्स लेजर जहां पर हमें इंडिविजुअल कस्टमर से कितना पैसा लेना है, और पेबल लेजर इंडिविजुअल सप्लायर को मुझे कितना अमाउंट पे करना है। ये तो टोटल अमाउंट शो करता है, और ये इंडिविजुअल का अमाउंट शो करता है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक बेटा? अब इसी के अंदर हम आगे आते हैं। जब आप वही कस्टमर का अकाउंट बनाते हैं तो वो कैसे बनता है, वो मैं ऑलरेडी अभी हाल बता चुका हूँ भाई। आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, डेबिट साइड में आपने अगर कुछ सेल करा है तो वो इन्वाइसेस लिख दी, जैसे इन्होंने इमेजनरी फिगर के साथ में इनवॉइस नंबर 245, इनवॉइस नंबर 258 और इस तरह से लिख दिया। जब आप पेमेंट वगैरह होगा आपका तो पेमेंट का आप लिख देंगे इधर। आपका कोई भी पेमेंट वगैरह अगर होता है तो वो चीज डिस्काउंट अगर है तो वो डिस्काउंट का आ जाएगा, और जो भी रिफंड वगैरह अगर हुआ है, क्रेडिट नोट वगैरह मतलब रिफंड वगैरह कराए, सेल्स रिटर्न, तो वो आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लियर पॉइंट? ये हमारा क्या होगा, कस्टमर ए अकाउंट।
फिर उसी के बाद में उन्होंने अगर सप्लायर का अकाउंट बनाना है तो वो कैसे बनता है, वही सेम फॉर्म जो मैंने अभी ट्रेड पेबल अकाउंट बताया। ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, आपने जो भी परचेज करा है, ये सब दोनों चीज क्या है, परचेज। परचेज आ जाएगा आपका 548.60। आपने अगर रिटर्न करा है परचेज रिटर्न, तो वो आ जाएगा आपका डिस्काउंट है। पेमेंट जो भी आपने करा है वो लिख देंगे और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यहाँ तक की बात हो गई सर। तो अभी तक मैंने क्या बता दिया, एक तो हमारा जनरल लेजर के अंदर बनता है ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, जो क्या बताता है, ट्रेड रिसीवेबल्स तो ओवरऑल अमाउंट मुझे कितना पैसा लेना है, और ट्रेड पेबल ओवरऑल मिलाकर के मुझे कितना अमाउंट देना है। और जो इंडिविजुअल्स होते हैं हमारे, रिसीवेबल लेजर और पेबल लेजर, वो क्या बताते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर से मुझे कितना पैसा लेना है और इंडिविजुअल कस्टमर को, सप्लायर को मुझे कितना अमाउंट देना है। आगे चलते हैं अब हम इसके बाद में। अ, ये चार्ट दे रखा है, ये चार्ट को भी हम बाद में देखते हैं, ये दोनों चार्ट्स को। उसके बाद में फिर हम आगे आते हैं, अदर ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स एंट्रीज। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स की एंट्रीज क्या होती है, ये पूरा टॉपिक वही दे रखा है जो मैंने ऑलरेडी आपको अकाउंट के फॉर्म में समझा दिया है। अब इसके अंदर वही चीजें पूरी बार बार उन्होंने समझाया, लाइक यहाँ पर अब उन्होंने क्या बता दिया, कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्री का भी हाल बता चुका हूँ, डेबिट पेबल और क्रेडिट रिसीवेबल्स अकाउंट। समटाइम्स a business may have a customer which also supply the business with goods। मतलब कि कई बार ऐसा होता है हमारा कोई कस्टमर है, मुझसे गुड्स परचेज भी, बेचते भी है और उनसे कुछ गुड्स लेते भी है। तो फिर वहां पर हमें क्या करना होता है, ऑफसेट करना होता है बैलेंसेस को, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा। तो एंट्री क्या बनेगी, डेबिट पेबल और क्रेडिट रिसीवेबल्स अकाउंट, ताकि वो दोनों तरफ हमारा शो हो सके। तो उसको हम, दिस विल रिड्यूस बोथ रिसीवेबल्स एंड पेबल्स इन द जनरल लेजर एंड इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड सप्लायर्स लेजर। फिर इसी के बाद में हम, इसी का इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे दिया, जैसे आप उसी बेसिस पर, पी कंपनी इज अ प्रिंटिंग बिजनेस। पी कंपनी का एक प्रिंटिंग बिजनेस है विच सेल्स स्टेशनरी टू एफ कंपनी। जो क्या करती है, स्टेशनरी सेल करती है एफ कंपनी का, फ्लोरिस्ट। पी कंपनी प्रिंटिंग कंपनी जो क्या करती है, स्टेशनरी सेल करती है किसको, एफ कंपनी को। एफ कंपनी सप्लाई पी कंपनी विद फ्लावर्स एंड प्लांट्स फॉर इट्स ऑफिसेस। तो पी कंपनी भी क्या करती है बेटा, सेल करती है एफ को, और एफ ने भी क्या करा, सेल करा किसको, पी को। क्या सेल करा उन्होंने, बेसिकली ये सेल्स, तो उन्होंने क्या सेल करा है, इन्हें तो पी कंपनी ने तो प्रिंटिंग के सामान बेचे हैं और उन्होंने फ्लावर्स वगैरह बेचे हैं। ड्यूरिंग अक्टूबर टू अक्टूबर, पी कंपनी सेल्स स्टेशनरी वर्थ $200 टू एफ कंपनी, एंड एफ कंपनी डिलीवर्स फ्लावर्स एंड प्लांट्स टू पी कंपनी वर्थ $70। ये दोनों का बता दिया। पी ने एफ को सेल करा है 200 का, और एफ ने पी को सेल करा है 70 का। तो 70 दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आपका 70, हाउ विल द कॉन्ट्रा अमाउंट बी रिकॉर्डेड। तो कॉन्ट्रा को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, दोनों तरफ से हटा देंगे, तो इधर से भी हमारा हट जाएगा, इधर से भी 70 हट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बस रिसीवेबल्स में 130 का बैलेंस रह जाएगा क्या बेटा। तो देखो उसमें द कॉन्ट्रा विल बी द लोअर ऑफ द अमाउंट ऑफ, so that is $70. This will decrease both receivables and payables by $70, and the remaining $130 can then be paid in through the bank account। और बाकी का जो $130 बचेगा उसको हम बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ तक की बात हो गई सर। फिर उसी के बाद में दिया फिर हमारा रिटर्न्स, क्रेडिट नोट एंड रिफंड्स। अगर आप सेल्स रिटर्न करते हैं तो सर गुड्स, उससे रिलेटेड क्या एंट्रीज बनती है, जब आप गुड्स सेल करते हैं तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, रिसीवेबल्स अकाउंट में किधर आता है, डेबिट साइड में, सेल्स अकाउंट। कस्टमर अगर पे करते हैं तो डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट रिसीवेबल्स अकाउंट, तो रिसीवेबल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाता है। कस्टमर ने रिटर्न कर दिया मतलब कि सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न का हम किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। और अगर बिजनेस ने क्या करा, अगर कस्टमर को अगर रिफंड किया है, बिजनेस ने कस्टमर को अगर रिफंड किया है, मान लो उनसे ज्यादा अमाउंट अगर रिसीव हो गया था, तो डेबिट रिसीवेबल्स अकाउंट और क्रेडिट बैंक अकाउंट। परचेज रिटर्न के केस में उन्होंने बता दिया, अगर गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, डेबिट परचेज अकाउंट और क्रेडिट पेबल्स अकाउंट। पूरा वही बेसिक पॉइंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आधे से ज्यादा चैप्टर हो गया आपको, अगर वो अकाउंट स्टार्टिंग का याद है, आधे से ज्यादा चीजें कंप्लीट हो गई है।
फिर सेकंड पॉइंट हमें बता दिया, बिजनेस ने सप्लायर को पेमेंट करा तो डेबिट पेबल्स अकाउंट और क्रेडिट बैंक अकाउंट। सर ये स्टेप्स लिखी हुई है, ये क्या है? कोई काम का नहीं है, आपको बस ओनली अकाउंट याद होना चाहिए, स्टेप्स वगैरह से उनसे कोई मतलब नहीं है। बिजनेस ने रिटर्न द गुड्स टू द सप्लायर, अगर बिजनेस ने गुड्स रिटर्न कर दिया मतलब परचेज रिटर्न, तो वही डेबिट पेबल्स और क्रेडिट परचेज रिटर्न अकाउंट। उसमें हम किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। सप्लायर ने अगर क्या करा, रिफंड करा है, विमानों में ने गलती से ज्यादा पेमेंट कर दिया था, तो डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट पेबल्स अकाउंट। ओवर पेमेंट, अगर आप ज्यादा पेमेंट कर देते हैं तो वही ज्यादा पेमेंट का भी हल बता चुका हूँ। गलती से अगर हमने ज्यादा पेमेंट कर दिया या सामने वाले ने अगर मुझे ज्यादा पेमेंट कर दिया तो हम क्या कर देते हैं? रिवर्स एंट्री हो जाता है। फिर दिया इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू अकाउंट्स, अगर आपका अमाउंट अगर ओवर ड्यू हो जाता है उस पर अगर आप इंटरेस्ट वगैरह का अगर पॉइंट आता है तो इंटरेस्ट का हमने पढ़ा था। डेटर्स अकाउंट में तो किधर आ जाता है? हमारा बताया था मैंने डेटर्स अकाउंट में, और इधर ये हमारा लिखा हुआ ट्रेड पेबल्स अकाउंट में, तो इंटरेस्ट चार्ज किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड में, और ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट में किधर आ जाएगा? डेबिट साइड में। तो वो चीज हमें रिकॉर्ड करना होगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट्स का, तो वही आपके डेबिट रिसीवेबल्स अकाउंट और क्रेडिट इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो वो किधर हो जाएगा? हमारा डेबिट उसमें आ जाएगा। और पेबल्स के में रिवर्स हो जाएगा, तो वो हमारा पेबल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फिर डिस्काउंट का हमने पढ़ा था, डिस्काउंट का केसेस मैंने पढ़ा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट given at the time of sale or purchase that reduce the selling price as an inducement to purchase। वे आप परचेज को बढ़ाने के लिए, उनको कवर करवाने के लिए क्या करते हैं? आप ट्रेड डिस्काउंट्स देते हैं, यूजुअली फॉर रेगुलर कस्टमर्स और बल्क बायर्स। सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर्ड बट नॉट नेसेसरीली टेकन एज एन इंड्यूसमेंट टू सेटल इट एट अर्ली। ऑफर किया जाता है बट जरूरी नहीं तो कि सामने वाला उसको ले ही ले, ऑफर को एक्सेप्ट कर ही ले। फॉर एग्जाम्पल 5% डिस्काउंट इफ सेटल विद इन 14 days। डिस्काउंट अलाउड जो आप बिजनेस अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है, डिस्काउंट रिसीव जो सप्लायर हमें देता है। और डिस्काउंट अलाउड के मैंने आपको प्रॉपर वे में ऑलरेडी आपको 4 केसेस लिखवा दिए हैं क्या बेटा? If a customer is expected to take up settlement discount allowed, this discount is deducted from the invoice amount. Sales are always recorded net of trade discounts, therefore trade discounts never appear in the financial statements. ट्रेड डिस्काउंट्स वगैरह को हम डायरेक्टली माइनस कर दिया जाता है। इफ अ कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप अ सेटलमेंट डिस्काउंट, तो वही हम डायरेक्टली उसको माइनस करके शो करते हैं। तो डेबिट रिसीवेबल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल्स अकाउंट, अगर कस्टमर ने बेनिफिट्स नहीं लिया तो ये सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ, इसको सही वे में, प्रॉपर वे में। यहाँ तक की बात हो गई सर, यहाँ सर तक। हाँ बोले। सर अभी हमने पढ़ा कि जब हमने सेल करा था, सर हम जब परचेज करेंगे तो उस टाइम पे क्या एंट्रीज होंगे फिर, मतलब इसी कैसे में वो भेजेगा? एक बात, ओके उस सर। नहीं, पहले अपन इसका सेल से रिलेटेड पॉइंट कवर कर लें, उसका भी बताता हूँ फिर। ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, इस चैप्टर में जो अभी तक का हमने टॉपिक पढ़ा है, यहाँ तक के पॉइंट पे कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ट्रेड पेएबल अकाउंट, और ये जो मैंने 4 केसेस पढ़ाए हैं, यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है? नो सर। इसी के बेसिस पर हमारी एक्टिविटी नंबर 1 दे रखा है। इसको देखते हैं हम क्या बोला है। ऑन 1 जनवरी 2017, ध्यान से देखना बेटा इसमें क्या बोला है और इसका मुझे रिप्लाई दे। ऑन 1 जनवरी 2017 अ बिजनेस मेड अ सेल ऑन क्रेडिट फॉर $12,000। आपने क्रेडिट में गुड सेल करा है $12,000 का। ट्रेड डिस्काउंट ऑफ $2,000 वॉज अवेलेबल
$2,000 का आपका ट्रेड डिस्काउंट था विद अ फर्दर 10% सेटलमेंट डिस्काउंट इफ पेमेंट वॉज मेड विद इन 10 डेज। अगर आप पेमेंट कर देते हैं कब, विद इन 10 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको 10% सेटलमेंट डिस्काउंट देंगे। द बिजनेस एक्सपेक्टेड द कस्टमर टू टेक अप द डिस्काउंट, और हमें लगता है तो कि बिजनेस क्या कर लेगा, डिस्काउंट का बेनिफिट ले लेगा। एक्सपेक्टेड द कस्टमर टू टेक अप द डिस्काउंट। आपसे पूछा है रिकॉर्ड द इनिशियल सेल, आपको इनिशियल सेल की एंट्री करनी है। तो सब करें एंट्री और इसकी मुझे बताएं। एक सेकंड में आ रहा हूँ बेटा, जस्ट अ मिनट। यस, हमने यहाँ पर गुड्स सेल करा था कितने का, $12,000 का। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स की लिस्ट प्राइस है हमारी $12,000। उस पर हमारा ट्रेड डिस्काउंट है वो कितना है, $2,000 माइनस करा $10,000। उन्होंने यहाँ पर बोला है विद अ फर्दर 10% सेटलमेंट डिस्काउंट, और हमें एक्सपेक्टेड था तो कि वो डिस्काउंट ले लेगा। तो माइनस करूंगा या नहीं करूंगा बेटा? यस सर करोगे। माइनस करेंगे कितना, 1,000। तो फिगर आ गया कितना, 9,000। आप ऑन डेट ऑफ सेल, जब सेल की डेट है तो उस डेट पर आप क्या एंट्री करेंगे, तो डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट और क्रेडिट सेल्स अकाउंट। और कितना अमाउंट आ जाएगा, $9,000। पहला पॉइंट क्लियर। यस सर। यस सर। सेकंड पॉइंट पर चलें फिर हम आगे। On 4th January, the customer pay for the goods taking advantage of the settlement discount। 4th जनवरी को क्या कर लिया उन्होंने, सेटलमेंट पेमेंट कर दिया और उन्होंने डिस्काउंट का बेनिफिट ले लिया। तो 4th जनवरी को पेमेंट अगर कर दिया है तो पेमेंट जब रिसीव होगा, ऑन डेट ऑफ रिसीट, पेमेंट रिसीव्ड, क्या एंट्री करेंगे, डेबिट बैंक अकाउंट, क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री करेंगे क्या, डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, और कितने अमाउंट से, 9,000 से। यस सर। ठीक है सर, ये भी पॉइंट हो गया। एंड थर्ड पॉइंट बोला, हाउ वुड योर आंसर डिफर इफ द सेटलमेंट डिस्काउंट वाज नॉट टेकन। अगर सेटलमेंट डिस्काउंट अगर नहीं लेता, सेटलमेंट डिस्काउंट नॉट टेकन, एसडी मतलब सेटलमेंट डिस्काउंट। अगर सेटलमेंट डिस्काउंट अगर नहीं लेता तो फिर क्या एंट्री करते हैं हम, क्या एंट्री करते हैं फिर बेटा, डेबिट बैंक अकाउंट, फिर कितने रुपए लेता मैं, 10,000। 10,000, क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट 9,000, और क्रेडिट सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट 1,000। आगे समझ में आता है?
सर आपने बताया कि अपन कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करते, तो ये सब बुक्स में कहाँ रिकॉर्ड होगा सर? ये सेटलमेंट डिस्काउंट का अलग केस है, मैं भी समझाऊंगा उस चीज को ही बताता हूँ अभी। ओके सर। उसका सेटलमेंट डिस्काउंट का भाई, जब ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बेटा क्या करती है, जब अगर उनका एक्सपेक्टेशंस अगर होता है, देखो उसमें यहाँ पर मैंने बताया भी था, यहाँ पर लिखा हुआ भी है देखो, सेल्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड नेट ऑफ आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। सेल्स को हम हमेशा क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के बाद में रिकॉर्ड करते हैं। Therefore, trade discount never appear in the financial statements. If customer is expected to take up a settlement discount allowed, अगर हमें कस्टमर का लगता है तो कि वो सेटलमेंट डिस्काउंट का अगर डिस्काउंट का वो टेकअप वगैरह करेगा, तो फिर डिस्काउंट को भी हम क्या कर देते हैं, इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस्ड अमाउंट व्हेन रिकॉर्डिंग द रेवेन्यू फॉर द सेल। यहाँ पर हमारा बेटा जो आप लोग यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग्स में करते हैं, वहां पर हम कैश डिस्काउंट्स वगैरह को हम अलग, वो भाई अगर बाद में अगर पेमेंट वगैरह के टाइम पर आपने मान लो पूरे अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, बाद में अगर पेमेंट कम करता है तो वो चीज हमारा कैश डिस्काउंट का। अगर स्टार्टिंग में ही अगर ये चीज होती है, हमने पॉलिसी बना रखी है बिजनेस के अंदर, भाई 10 डेज के अंदर आप पेमेंट कर दोगे तो भाई हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो वहां पर फिर हमें क्या करना पड़ता है, सेटलमेंट डिस्काउंट का हम डायरेक्टली ही फिर उसका नेट करके भी अमाउंट दिखाते हैं। इस जगह पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग्स में ये सिस्टम फॉलो होता है, जहां पर बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं और वहां पर अगर कंपनीज वगैरह की इस तरह की अगर पॉलिसीज बनी हुई होती है, और अगर कस्टमर अगर ऐसे बेनिफिट्स लेते हैं, तो हम डायरेक्टली सेटलमेंट डिस्काउंट को माइनस करके शो करते हैं। मैंने जो कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट बताया वो आप लोगों ने जो क्लास 11 12 में पढ़ा हुआ है वो चीज बताई है, और यहाँ पर वो चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है, कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करने वाला। लेकिन सेटलमेंट डिस्काउंट का आप लोगों की क्लास 11 12 में वो चीज नहीं दिया हुआ है। क्लियर बात ये ओके सर। है ना बेटा? तो ये चीज थोड़ा सा डिफरेंट है आप लोगों की इंडियन अकाउंटिंग से, क्योंकि ये जनरली बड़ी कॉर्पोरेट्स में डील होती है, तो वहां पर कॉर्पोरेट्स वगैरह क्या करते हैं, इस तरह के ऑफर्स वगैरह निकालते हैं। ये हमारा एक्टिविटी नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। एक्टिविटी नंबर 1 के अंदर अभी मैंने जर्नल एंट्री बता दिया, अब इसकी लेजर पोस्टिंग करके बताना है। कर सकते हैं बेटा ये, सेल्स वगैरह के अंदर यस उस, सर। है ना, अलग अलग सिचुएशंस में उसको बताना है। अब इसको आप करके देख लेना, लेजर पोस्टिंग हो जाएगा, इजीली हो जाएगा अब ये चीज हमारा। अब फिर आता है पॉइंट हमारा, जो अभी आप बोल रहे थे, तो किसे परचेज के केस में कैसे करते हैं, यही पॉइंट था आपका बेटा, है ना? तो परचेज का भी हम देखें। अभी तक हमने किस पॉइंट का पढ़ा है, सेल्स से रिलेटेड। अभी तक हमने पढ़ा है किससे रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड। अब हम आते हैं किस पर, परचेज पर। तो कि सर परचेज का कैसे होगा, डिस्काउंट रिसीव। परचेज आर रिकॉर्डेड नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट्स। परचेज को हम हमेशा क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, बट इंक्लूसिव ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट। लेकिन सेटलमेंट डिस्काउंट को इंक्लूसिव करते हुए आप हमेशा परचेज की फिगर शो करते हैं। भले मैं डिस्काउंट दूंगा, लूंगा या नहीं लूंगा, लेकिन हम परचेज का पूरा ओवरऑल वैल्यू से शो करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? परचेज आर रिकॉर्डेड नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट्स। अब इसका एग्जांपल भी देखेंगे, वो चीज क्लियर हो जाएगा, मैं पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ मैं। परचेज को हम हमेशा क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, बट इंक्लूसिव ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट। तो आपने वही गुड्स परचेज करा तो डेबिट परचेज अकाउंट और क्रेडिट पेबल्स अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट का हम बुक्स में शो नहीं करते हैं, तो आपको पता है। और फिर लिखा हुआ है हमारा, settlement discounts received are recorded as discount received and are shown as sundry income in the statement of P&L। और जो भी आपको सेटलमेंट डिस्काउंट अगर रिसीव होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को हम क्या करेंगे, कहाँ पर शो करते हैं, पीएनएल के अंदर शो करते हैं, डेबिट पेबल्स अकाउंट और क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ताकि पेबल्स हमारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से शो कर देंगे। देखो इसका एक्टिविटी नंबर 2 क्या बोला है इसके अंदर। एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर हमें रियान कंपनी
परचेज गुड्स वर्थ $5,000 फ्रॉम ऑस्टिन कंपनी। उन्होंने सबसे पहले तो गुड्स की लिस्ट प्राइस दे दिया है $5,000 and will receive a 5% settlement discount if the goods are paid within 7 days. Settlement discount है 5% if payment made within 7 days। अगर आप 7 days के अंदर पेमेंट कर देते हैं। Rian company has every intention of taking advantage of the settlement discount। रियान कंपनी का पूरा इंटेंशन है तो कि भाई अपन को डिस्काउंट का बेनिफिट लेना है। ये हमें पढ़ ले रखा है। यहां तक का क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ तक का? अब हमें यस सर। हमें पूछा क्या है उन्होंने, इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रियान फर्स्ट पॉइंट शो द इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ द परचेज। आपको स्टार्टिंग में परचेज की रिकॉर्डिंग करनी है तो परचेज की हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो मैंने अभी हाल बोला हम इसको शो ही नहीं करेंगे अभी, हम डायरेक्टली उसको इंक्लूसिव करते हैं। तो डेबिट परचेज अकाउंट, डेबिट परचेज अकाउंट और क्रेडिट पेबल्स अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगा कितना? $5,000, $5,000। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? यस सर। सेकंड पॉइंट, रिकॉर्ड द पेमेंट फॉर गुड्स अज्यूमिंग रियान पे विद इन 7 days। अगर वो क्या कर देते हैं 7 days के अंदर अगर पेमेंट कर देते हैं तो फिर क्या एंट्री करेंगे? तो फिर 7 days के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं, इफ पेमेंट विद इन 7 days, अगर आपने पेमेंट कर दिया कितने दिन में? विद इन 7 days, तो फिर हम एंट्री क्या करेंगे? डेबिट पेबल। पेबल्स अकाउंट। एक सेकेंड बेटा, डेबिट पेबल्स अकाउंट, हाँ डेबिट पेबल्स अकाउंट $5,000, क्रेडिट बैंक अकाउंट। और हम क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं क्या बेटा? हमने अभी हाल क्या एंट्री पढ़ा था? अगर डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो डेबिट पेबल्स अकाउंट और क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है हमें यहाँ पर, तो क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और 5,000 का 5% कितना होगा? 250। 250। 250 और ये आ जाएगा 4750। ये सेकंड पॉइंट क्लियर है? यस सर। भैया आपने क्या कर दिया? रिकॉर्ड द पेमेंट फॉर गुड्स अज्यूमिंग रियान पे विद इन 7 days। तो वो हमने डिस्काउंट का माइनस करके शो कर दिया जो आप क्लास 11 में करते थे, नॉर्मल एंट्री। एंड थर्ड पॉइंट, रिकॉर्ड द पेमेंट फॉर द गुड्स इफ पेमेंट इज मेड आफ्टर 7 days। अगर आप क्या करते हैं, अगर गुड्स का पेमेंट करते हैं आफ्टर 7 days, इफ पेमेंट मेड आफ्टर 7 days, अगर आप 7 days के बाद में अगर पेमेंट करते हैं तो क्या होगा बेटा? क्या एंट्री करेंगे फिर? डेबिट पेबल अकाउंट, क्रेडिट बैंक अकाउंट विद 5,000।
डेबिट पेबल्स अकाउंट और क्रेडिट बैंक अकाउंट, और कितने अमाउंट से? 5,000। 5,000। नॉर्मल पॉइंट्स। सर हाँ बोले। सर फिर सेल्स में हमने डिस्काउंट अलाउड क्यों नहीं लिखा था? यहाँ पर बेटा सेटलमेंट डिस्काउंट का वो लोग क्या करते हैं, जब अगर ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज वगैरह अगर बना करके रखती हैं, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, मान लो एशियन पेंट्स है, अब एशियन पेंट्स वगैरह अगर अपने बहुत सारे पर्सन्स को अगर गुड सेल करता है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड्स अगर, जब वो गुड सेल करते हैं तो वो, अगर किसी कस्टमर का ऐसा लगता है भाई तो कि वो डिस्काउंट का बेनिफिट्स ले लेगा, तो उसको वहीं का वहीं वो लोग माइनस करके ही फिगर्स को शो करते हैं, ताकि सेल्स की वैल्यू ज्यादा नहीं शो हो। उसका बेनिफिट्स को दिखाने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको माइनस करके ही वहां पर फिगर्स को शो करते हैं। ये चीज यहाँ पर कंसेप्ट हमारा लिया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे बेटा यही चीज चलती है, उसका सेटलमेंट डिस्काउंट्स को वो लोग डायरेक्टली एडजस्ट कर देते हैं, अगर हमें लगता है तो कि कस्टमर बेनिफिट ले लेगा तो। ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा। और सर परचेज में नहीं करते? हाँ, परचेज के में जब आप अगर बेनिफिट्स लोगे तो हम आपको डिस्काउंट रिसिप्ट के फॉर्म में शो कर देंगे, अदरवाइज नहीं कर देंगे। क्योंकि परचेज के में हमें ओके पता तो सर। है क्या आप खरीदोगे या नहीं करोगे, बट एक आइडिया वहां पर लिया तो भाई उसका रिवर्स एंट्री करके वो। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? ये इसको थोड़ा सा एक बार वापस से अच्छे से समझ करके करना। अभी एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर मैंने तीनों एंट्रीज बता दी है। उन्होंने यहाँ पर जनरल एंट्री आई थिंक नहीं पूछी है, उन्होंने वो अकाउंट बनाने के लिए बोला है। उन्होंने जनरल एंट्री ना करके उन्होंने क्या बोला है बेटा, अकाउंट बनाना है हमें। तो आप अकाउंट बना करके इसको करना। लेजर पोस्टिंग होमवर्क है आपका। यहाँ तक की बात हो गई सर मेरा। और फिर उसके बाद में हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया इसके अंदर, सप्लायर अकाउंट रिकंसिलिएशन। और सप्लायर अकाउंट्स रिकंसिलिएशन क्या दिया है? अ, ये बड़ा टॉपिक है, ये भी हो पाएगा। इसको कल वाले लेक्चर में करते हैं अपन। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सप्लायर्स अकाउंट रिकंसिलिएशन और डेट रिसीवल्स का स्टेटमेंट का रिकंसिलिएशन। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसको अपन कल वाले लेक्चर में करते हैं, जिसमें अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का आज आप कंप्लीट करें इसका। इसका जो लास्ट टॉपिक है इसको मैं कल वाले लेक्चर में कंप्लीट करा के कल इसको मैं फिनिश कर दूंगा बेटा। यहाँ तक का आज आप कंप्लीट करिए। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।